स्वागत है दोस्तों। जैसा कि 10 मिनट्स की सीरीज चल रही है जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर साल लगभग पूछे जा रहे हैं वो कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस सीरीज का फ़ायदा ये है कि अगर आप स्क्रीन के सामने बैठना ना चाहें, बैठकर पढ़ना ना चाहें तो इसे प्लेलिस्ट को ऑन करके आप लेट सकते हैं आँख बंद करके, और वो सुनते रहिए तब भी आपका रिवीजन हो जाएगा। स्टेटमेंट फॉर्म में आपको ये मिलता रहेगा, सीधे सीधे स्टेटमेंट नेक्स्ट 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 करते हुए, जिससे आपको सिर्फ सुनने से रिवीजन हो जाएगा। तो आज बात करते हैं राष्ट्रपति। फर्स्ट स्टेटमेंट, संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। जी हाँ, फिर से सुनिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कार्यपालिका में संघ की कौन कौन शामिल होता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। हम महान्यायवादी को छोड़ देंगे और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो महान्यायवादी भी शामिल होता है संघ की कार्यपालिका में। राष्ट्रपति जो है भारत का राज्य प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करता है जिसमें निम्नलिखित लोग रहते हैं। नंबर 1, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। पहली तो बात आप यह समझ लीजिए, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग नहीं लेंगे क्योंकि उसमें कुछ मनोनीत भी होते हैं। तो दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, तो सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अगर स्टेटमेंट आएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लोग भाग लेते हैं, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से होता है, सही बात है। एक विधायक के मत का मूल्य, तो राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य से डिवाइड करके 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विधायक का मूल्य आ जाएगा। संसद सदस्य के मतों का मूल्य सभी विधायकों के मतों का कुल मूल्य को डिवाइड करेंगे सदस्य संख्या से, आ जाएगा। एकल संक्रमणीय मत होता है, गुप्त मतदान होता है। मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना अनिवार्य है राष्ट्रपति के लिए। निश्चित मतों के भाग में कुल वैध मतों को 2 से डिवाइड करके +1 करेंगे तभी वह राष्ट्रपति बनेंगे। यानी 51% कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, याद रखने में हम याद रख सकते हैं कि 50% +1। फिर हम बात करेंगे कि कोई भी समस्या उत्पन्न होती है चुनाव में तो उच्चतम न्यायालय का फैसला अंतिम होगा। ये स्टेटमेंट आ भी चुका है एग्जाम में। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे, प्रभावी बने रहेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे आर्यता शपथ शर्तें। क्या क्या शर्तें हैं राष्ट्रपति बनने की? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, स्टेटमेंट आएगा भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति सिर्फ भारत का नागरिक ही बन सकता है, जन्म से जरूरी नहीं है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो। कोई मंत्री है या राज्यपाल है तो वो लाभ के पद पर नहीं माना जाता है, वो राष्ट्रपति बनेगा तो अपने त्यागपत्र दे देगा। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो राष्ट्रपति श्रद्धापूर्वक
अपने पद का कार्यपालन करूँगा। संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूँगा। यही स्टेटमेंट आ चुका है कि संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूँगा। शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। नहीं होते तो वरिष्ठतम कोई न्यायाधीश शपथ दिलाता है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित हैं। वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा। लाभ का पदभार धारण नहीं करेगा। संसद द्वारा जो उपलब्धियां भत्ता विशेषाधिकार प्राप्त होंगे लेना पड़ेगा। तो आधिकारिक निवास में रहेगा। राष्ट्रपति को अनेक विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। उसे आपराधिक कार्रवाइयों से उन्मुक्ति को मिलती है, व्यक्तिगत कृत्य से भी मिलती है, लेकिन 2 महीने के नोटिस के बाद उसके कार्यकाल में उस पर उसके निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है। निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है 2 महीने के नोटिस के बाद। पदावधि 5 वर्ष की होती है। उससे पहले त्यागपत्र दे सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाए भी जा सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? तो पहली बात तो संविधान ने संविधान का उल्लंघन वाक्य की परिभाषित नहीं किया है। महाभियोग में लिखा है कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को सिर्फ संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्योंकि राष्ट्रपति के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो बन चुके हैं उन्हीं को रिपीट इतना ईजी नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं अंदर घुसने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कई स्टेटमेंट बना सकते हैं। संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया गया संविधान में। एक बात और आपको बताएं, जहाँ भी संविधान में परिभाषित की बात आए तो वहाँ पर आपको रुक जाना है, थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि कई स्टेटमेंट बनाए जाते हैं संविधान में परिभाषित है कि नहीं, तो अधिकतर चीज़ें परिभाषित नहीं हैं। महाभियोग लगाने के लिए सदन में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, 14 दिन का नोटिस देना चाहिए, 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में भेजा जाना चाहिए, दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसे हटना होगा। महाभियोग संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। जब हम चुनाव कर रहे थे तो निर्वाचित लोग भाग ले रहे थे, लेकिन जब महाभियोग लगाया जाएगा तो सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेंगे, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य दिल्ली पुडुचेरी के लोग भाग नहीं लेते हैं, यानी जब हटाया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर हटा देंगे, महाभियोग लगा देंगे। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति जी उनका कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं, और अगर उपराष्ट्रपति जी भी उस समय उपस्थित नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है वो मुख्य न्यायाधीश बनेगा। राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं? तो कार्यकारी शक्तियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीधे सीधे स्टेटमेंट बनेगा, मैं बोल रहा हूँ। सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं, नंबर 1। नेक्स्ट, वह नियम बना सकता है, उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अन्य अनुदेश वैध होंगे। सिंपल सी बात है, जब मेरे अनुसार काम चल रहा है तो मैं नियम तो बना ही सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके तथा मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सकें। नेक्स्ट, वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वे उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सीधे स्टेटमेंट बनेगा, प्रधानमंत्री भी प्रसाद पर्यंत ही होता है। नेक्स्ट, वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन आदि निर्धारित करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर ग्रहण करता है। तो महान्यायवादी का वेतन संसद नहीं बल्कि राष्ट्रपति निर्धारित करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। महान्यायवादी पे क्वेश्चन आ भी चुका है, आने की संभावना रही तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में।
नेक्स्ट, वह भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कैग, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इन सबकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित प्रधानमंत्री से जानकारी मांग सकता है, क्योंकि सब काम राष्ट्रपति के नाम पर हो रहे हैं तो वो जानकारी तो मांग ही सकता है कि भाई क्या चल रहा है जीवन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग की नियुक्ति करता है। वह केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का नियुक्ति कर सकता है। तो सीधे स्टेटमेंट बनेगा अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, संसद करता है, तो गलत है दोनों स्टेटमेंट। राष्ट्रपति जो है वह अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट, वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। नेक्स्ट, वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त हैं। ये स्टेटमेंट आ भी चुका है घूम फिर कर, आगे आने की संभावना भी है। फिर से मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ, वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये सब कार्यकारी शक्तियाँ थी। अब हम चलते हैं विधायी शक्तियों पर। तो प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। संसद की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, विघटित कर सकता है, स्थगित कर सकता है, संसद को संदेश भेज सकता है। वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। पहले 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता था, अब वह हटा दिया गया है। ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखनी है। वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निरंतरता के प्रश्न पर निर्णय करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, में भी आने वाले एग्जाम में आ सकता है ये स्टेटमेंट। वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निरंतरता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, जैसे भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक, राज्यों की सीमा परिवर्तन, नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक से के लिए सिफारिश की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद की बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद अगर अनुमोदित करेगी तो वह आगे बढ़ेगा, अन्यथा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और अध्यादेश किसी भी समय राष्ट्रपति वापस ले सकता है। कैग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, इन सबकी रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव शांति विकास व सुशासन के लिए विनियम बना सकता है। पुडुचेरी के लिए भी नियम बना सकता है, लेकिन तब जब वहाँ विधानसभा निलंबित या विघटित हो। आगे चलते हैं व्यक्ति शक्तियों पर। तो बजट संसद में समक्ष रखता है। धन विधेयक पूर्व अनुमति से ही पारित हो सकता है। वित्त आयोग का गठन करता है। उसके पास एक आकस्मिक निधि भी होती है। तो आगे चलते हैं न्यायिक शक्तियों में। तो पता है ये कुछ शक्तियां हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, बाध्यकारी नहीं है। क्षमादान, प्राणदंड, स्थगित, राहत, माफी, ये सब दे सकता है। सैन्य न्यायालय में भी शक्तियां प्राप्त हैं, ये ध्यान रखना है। प्राणदंड भी दे सकता है। कूटनीतिक शक्तियों में सारे कार्य जो होंगे इन्हीं के नाम पे होंगे, राष्ट्रपति महोदय के नाम पर। सैन्य शक्तियों में सर्वोच्च सेनापति होता है, इस युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर सकता है। वायुसेना, जल सेना, थल सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। आपातकाल की शक्तियां भी हैं, लगा सकता है, हटा सकता है। कुछ वीटो शक्ति भी हैं। वैसे तो 4 वीटो शक्ति होती है, लेकिन ध्यान रखना है विशेषित वीटो हमारे राष्ट्रपति के पास नहीं है, वो यूएसए के पास है। बाकी निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, अत्यंतिक वीटो हमारे पास हैं। ये क्या होते हैं तो सब आपको पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
ये ध्यान रखना है, संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। संविधान संशोधन के विधेयक में संविधान में उसके समझ चाहे किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा भी तय नहीं है कि कितने दिन में देना है निर्णय। राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, दूसरी बार नहीं लौटा सकता, उसे बाध्यकारी है। नेक्स्ट, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय जारी किया गया अध्यादेश अमान्य है। इस प्रकार राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायिका के समांतर शक्ति नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से आप पीछे करके सुन लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने बोला अभी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की संतुष्टि को सद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है, यानी कोई अध्यादेश आया तो बता सकते हैं 1971 के लागू हो सकता है, 1971 से 72 से। संविधान संशोधन है तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप फिर से रिपीट करके देखिएगा। नेक्स्ट, राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड को निलंबित दंड का स्वरूप परिवर्तित अथवा दंडावधि को कम कर सकता है और राष्ट्रपति क्षमा तक कर सकता है। और वह क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की जो है वो कार्यकारी शक्ति है, न्यायिक शक्ति नहीं है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है, परंतु उसके पास कुछ परिस्थितिगत विवेकजन्य स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, तो संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है। तो ये रहे राष्ट्रपति के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सुन सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो आप देख सकते हैं, अन्य भी वीडियो पड़े हुए हैं। पढ़ाई जारी रखिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।